तिरुपति से 27 साल की एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। आरोप है कि उसके पति ने हत्या कर शव को एक सूटकेस में बंद कर उसे रुइया अस्पताल के एक सुनसान कोने में फेंक दिया। शव की पहचान न हो सके इसलिए उसने सूटकेस पर पेट्रोल डालकर उसमें आग भी लगा दी। शव इस कदर जल चुका था कि उसकी पहचान कर पाना मुश्किल हो गया। 23 जून की शाम को तिरुपति के रुइया अस्पताल में कुछ लोगों को एक जला हुआ सूटकेस मिला। इस सूटकेस में एक महिला की जली हुई लाश मिलने से हड़कंप मच गया। अस्पताल की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक शव 90% तक जल चुका था। जांच में पता चला कि श्रीकांत ने मार्केट से एक सूटकेस खरीदा था। इसका इस्तेमाल उसने शव को ठिकाने लगाने के लिए किया। पुलिस के मुताबिक श्रीकांत ने सबूत मिटाने की कोशिश की। पुलिस ने सैंपल को आगे की जाँच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया है। श्रीकांत और भुवनेश्वरी की एक 18 महीने की बच्ची भी है। शव की पहचान होने के बाद पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू की। जांच में पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला। ये वही सीसीटीवी फुटेज है जिसमें श्रीकांत रेड्डी नाम का शख्स नजर आ रहा है। फुटेज में दिख रहा है कि श्रीकांत एक बड़ा सूटकेस लेकर अपने अपार्टमेंट में अपनी बच्ची के साथ दाखिल होता है। इसके बाद वो बच्ची को लेकर सूटकेस के साथ अपार्टमेंट से निकलता है। देखने से ही साफ है कि अपार्टमेंट से निकलते वक्त उसे सूटकेस को घसीटने में भी दिक्कत हो रही है। पुलिस को शक है कि इसी सूटकेस में भरकर श्रीकांत ने पत्नी का शव रुइया अस्पताल में ठिकाने लगाने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक बेरोजगारी में श्रीकांत को नशे की लत लगी। श्रीकांत पत्नी की सैलरी नशे में उड़ाने लगा था, इसीलिए श्रीकांत का पत्नी से झगड़ा होता था। पुलिस ने बताया कि 23 जून को श्रीकांत का पत्नी से झगड़ा हुआ। आरोप है कि झगड़े में श्रीकांत ने पत्नी की हत्या कर दी। जैसा कि पुलिस का दावा है, उसने इसी सूटकेस में भरकर पत्नी का शव अस्पताल कैंपस में ठिकाने लगा दिया। भुवनेश्वरी के परिवार ने उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पूछताछ में उसके पति श्रीकांत ने बताया कि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से भुवनेश्वरी की मौत हो गई। उसने मामला छिपाने के लिए कहा कि अस्पताल प्रशासन ने कोरोना के कारण अंतिम संस्कार के लिए शव नहीं दिया। आरोप है कि हत्या का केस छिपाने के लिए श्रीकांत ने अस्पताल में शव फेंक दिया। फिलहाल पत्नी की हत्या के आरोप में श्रीकांत गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस के मुताबिक शव 90% तक जल चुका था। जांच में पता चला कि श्रीकांत ने मार्केट से एक सूटकेस खरीदा था। इसका इस्तेमाल उसने शव को ठिकाने लगाने के लिए किया। पुलिस के मुताबिक श्रीकांत ने सबूत मिटाने की कोशिश की। पुलिस ने सैंपल को आगे की जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया है। इलेक्ट्रॉनिक सामान काम का, नाकाम हुआ तो दाम का। कुछ इसी मूल मंत्र पे साउथ एमसीडी इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निस्तारण की योजना को लेकर आ रही है। इस योजना के अमल में आने के बाद आपके घर में खराब पड़े टीवी, फ्रिज, मोबाइल, लैपटॉप, इन सब का निस्तारण तो हो ही सकेगा। साथ ही इसकी एवज में हर सामान के बदले आपको कुछ पैसे भी मिलेंगे। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने इसकी तैयारी कर ली है और नगर निगम की इसी पहल का नतीजा ये वर्कशॉप है। यहाँ इस कमरे में हर तरफ इलेक्ट्रॉनिक कचरे का ढेर दिखता है। मोबाइल फोन, टीवी और फ्रिज जैसे बेकार हो चुके इलेक्ट्रॉनिक सामान के पुर्जे को यहाँ मौजूद कर्मचारी अलग अलग करते दिखे। इन्हें अलग करने के बाद काम के सामान को रखकर बेकार चीजों का निस्तारण वैज्ञानिक तरीके से होता है, जिसके लिए कई मशीनें हैं। ई कचरे का निस्तारण कैसे होता है, इसे जानने से पहले ये जानना भी जरूरी है कि आपके पास रखे पुराने फोन और चार्जर से लेकर दूसरे बेकार पड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान कितने काम के। मोबाइल लेके आइए तो आपको इतना पैसा मिलेगा, आप लैपटॉप लेके आएंगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा, डेस्कटॉप लेके आएंगे तो इतना पैसा मिलेगा। और हम वो लोग जैसे हमारा गार्बेज कलेक्शन है वही फैसिलिटी हम उसमें देने वाले हैं। और उसके लिए हम स्पेशल अभियान चलाएंगे। हमारा अलग से उसमें जो एक रूटीन के बाद टाइम के बाद एक टीपर हमारा घूमेगा और उसमें अनाउंसमेंट भी हम लोग करेंगे ई वेस्ट के लिए, ई वेस्ट कलेक्शन के लिए आपके दरबार में एमसीडी आपके द्वारा। यानी ना कहीं ले जाने की झंझट और ना ही कूड़े में फेंकने जैसा गलत काम। घर बैठे कचरे के बदले पैसा कमाने का इंतजाम। दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने ई कचरे में लिए जाने वाले सामान की रेट लिस्ट भी तैयार कर ली है। इसके मुताबिक पुराने खराब पड़े मोबाइल फोन के लिए 168 रुपए, डेस्कटॉप के लिए 500 रुपए और लैपटॉप के लिए 1500 रुपए मिलेंगे। घर के बाकी कचरे की तरह ही इलेक्ट्रॉनिक कचरे का निस्तारण भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कचरे का निस्तारण सही तरीके से नहीं हुआ तो इससे पर्यावरण तो प्रदूषित होता ही है, साथ ही ई कचरा भी बढ़ता जाता है। 2016 में पर्यावरण मंत्रालय ने ई कचरे के निस्तारण को लेकर नियमों को अधिसूचित किया था। दक्षिण दिल्ली नगर निगम की पहल के बाद अब कबाड़ की तरह घर में पड़े ई कचरे के निस्तारण के लिए चिंता करने की जरूरत ही नहीं बची। वेबसाइट पर अर्जी डालते ही निगम की तरफ से तय कंपनी के कर्मचारी आपके घर ई कचरा लेने पहुंच जाएंगे। बताया गया कि निगम ने 61 इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के दाम तय कर दिए हैं। ई कचरे को निपटाने के लिए निगम की वेबसाइट पर अर्जी देनी होगी और वहाँ हर सामान का रेट लिस्ट भी मिल जाएगा।
अर्जी देने वाले को रकम का भुगतान उनके खाते में होगा। घर घर से लाए गए इलेक्ट्रॉनिक कचरे को वर्कशॉप में जमा कर सबसे पहले छटाई का काम होगा। दोबारा इस्तेमाल होने वाले सामान अलग रखे जाएंगे, लेकिन जिस हिस्से में किसी भी व्यक्ति का डेटा होता है उसे नष्ट कर दिया जाएगा, ताकि किसी भी जानकारी का गलत इस्तेमाल न हो पाए। हार्ड डिस्क के अंदर लोगों का डाटा होता है, हार्ड डिस्क को हम रीयूज में नहीं लाते, लैपटॉप रीयूज में लाते हैं। प्लस अगर लैपटॉप में ज़्यादा खराबी है तो उसको हम खोल देते हैं। खोलने के बाद उसके कंपोनेंट जैसे आईसी या उसका सीपीयू, रैम और उसके अंदर अगर एसएसडी है तो एसएसडी को भी हम रीयूज नहीं करते, उसको हम बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनकी आईसी निकाल देते हैं। सामान को छांटने के बाद हर उपकरण के कलपुर्जे मशीन की मदद से अलग किए जाएंगे। फोन, लैपटॉप और टीवी से मदरबोर्ड को अलग कर दिया जाएगा। इस पैनल को एक मशीन में तय तापमान पर रखा जाएगा, जिससे उसके पुर्जे अलग हो जाएंगे। अलग हो चुके हिस्सों को मशीन के जरिए छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा। इसके बाद इससे कॉपर, फाइबर और मिट्टी को अलग कर दिया जाएगा। वैज्ञानिक तरीके से ई कचरे के निस्तारण के दौरान प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं होगा और इन कचरों से निकली बेकार चीजें भी दोबारा इस्तेमाल के लायक तैयार हो जाएंगी। फाइबर के हेलमेट वगैरह देखते होंगे, कंपनियां हमसे फाइबर भी लेती हैं। प्लस कॉपर तो आप बस नट बोल्ट, जैसे आप बिजली की कोई भी स्विच वगैरह देखते हैं, वो कॉपर के पेच वगैरह बनते हैं, वो लोग हमसे परचेज करते हैं। जो मिट्टी भी बच रही है, ये आप जो रोड वगैरह देख रहे हैं, इसको भरने में काम आता है। यानी आम के आम और गुठलियों के दाम। अब तक ई कचरे के निस्तारण को एक बड़ी समस्या समझा जाता था, लेकिन निगम के इस फैसले को इस समस्या का हल के तौर पर देखे जाने लगा है। इस फैसले से न केवल पर्यावरण को बचाने में सहायता मिलेगी, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना से जुड़े, इसकी भी कोशिश रहेगी। मध्य प्रदेश के देवास जिले के नेमावर इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर उनका शव जमीन में 10 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया गया। इसके बाद पूरे 1.5 महीने तक शातिर तरीके से इस घटना पर पर्दा डालकर रखा गया, लेकिन जब इस वारदात का खुलासा हुआ तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। देवास जिले के नेमावर इलाके के इस गांव में जब पुलिस की टीम ने जेसीबी मशीनों से जमीन का सीना चीरा तो एक सनसनीखेज हत्या की वारदात सामने आ गई। पुलिस की जेसीबी मशीनों ने जैसे ही खेतों के बीच करीब 10 फीट गहरा गड्ढा खोदा तो 5 कंकाल सामने आकर हत्या की वारदात की गवाही देने लगे। ये शव गांव के उसी आदिवासी परिवार के उन 5 लोगों के थे जो पिछले 47 दिनों से लापता थे। पुलिस ने बरामद कंकालों की शनाख्त 45 साल की ममताबाई कास्ते, 21 साल की रूपाली कास्ते, 14 साल की दिव्या कास्ते, 15 साल की पूजा और 14 साल के पवन के शवों के तौर पर की। हत्या की वजह से मैंने बताया कि इनकी आपस में दोस्ती थी, सुरेंद्र राजपूत की और रूपाली की। रूपाली से किसी कारणों से था और अपने रास्ते से अलग करना चाहता था। शायद इसी मानसिकता के साथ इन्होंने बुरे घटनाक्रम की। 5 लोगों की हत्या की इस वारदात के सिलसिले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। बकौल पुलिस, इस वारदात का पता उस वक्त चला जब मरने वाली ममता बाई की बड़ी बेटी भारती ने अपनी मां समेत घर के 5 लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 17 मई को ममता बाई की बड़ी बेटी भारती कास्ते जब भाई के साथ घर लौटी तो घर में कोई नहीं मिला, लिहाजा उसने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने नेमावर के हुकुम सिंह चौहान के खेत में काम करने वाले एक शख्स से पूछताछ की तो उसने खेत में दफनाए शवों की जानकारी दी। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने हुकुम सिंह के 25 साल के पोते सुरेंद्र सिंह और उसके छोटे भाई भूरू को हिरासत में लिया। सुरेंद्र राजपूत नाम के यूज हैं, उन्होंने उनकी दोस्ती रूपाली नाम की एक महिला से की। ये रूपाली उन्हीं 5 में से एक महिला जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी हत्या कर दी गई। सुरेंद्र राजपूत ने पूरे षड्यंत्र बनाकर इन 5 लोगों की अपने खेत में ले जाकर हत्या की और हत्या करके उनको अपने खेत में 12 के पीछे गाड़ दिया। पुलिस के मुताबिक आदिवासी समाज से ताल्लुक रखने वाले एक परिवार के 5 सदस्यों की हत्या को 13 मई को अंजाम दिया गया। इसके बाद दुनिया की नजरों से राज को छिपाने के लिए शवों को 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ा गया। यही नहीं, इसके बाद शातिर आरोपियों ने शवों के ऊपर नमक और यूरिया का घोल डाला ताकि शव गलकर खत्म हो जाएं। लेकिन एक किसान के चौकन्नेपन ने इस राज को जमीन से निकालकर दुनिया के सामने रख दिया।
सुरेंद्र और उसके भाई को हिरासत में लेने के बाद जब उनसे पूछताछ की गई तो पुलिस की सख्ती के आगे सुरेंद्र टूट गया और उसने कत्ल का सनसनीखेज किस्सा पुलिस के सामने उगल दिया। सुरेंद्र ने पुलिस को बताया कि उसने कत्ल की वारदात अपने छोटे भाई वीरेंद्र राजपूत, विवेक तिवारी, राजकुमार, मनोज कोरकू, करण कोरकू और राकेश निमोर के साथ मिलकर अंजाम दी। बकौल पुलिस ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग का था। असल में सुरेंद्र का रूपाली से प्रेम संबंध था। इसी बीच सुरेंद्र की शादी कहीं और तय हो गई, लेकिन रूपाली ने रुकावट पैदा कर दी। इसको लेकर दोनों में खूब झगड़ा हुआ। तब रूपाली को रास्ते से हटाने के लिए सुरेंद्र ने ही हत्याकांड को अंजाम दिया। उसने अपने भाई और साथियों के साथ मिलकर सभी लोगों का गला दबाया और फिर रॉड से हमला कर खेत में ट्रांसफार्मर के लिए बने गड्ढे में पांचों को दफना दिया। लेकिन पुलिस के लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाला पहलू ये था कि सुरेंद्र ने जिस तरह से पूरी वारदात पर पर्दा डाला। दरअसल पुलिस को सुरेंद्र ने गुमराह करने की भी बहुत कोशिश की, क्योंकि रूपाली के मोबाइल की लोकेशन लगातार बदल रही थी। कत्ल के बाद आरोपी ने मृतक का मोबाइल चालू रखा, मृतक के मोबाइल से सोशल मीडिया पर पोस्ट भी डाली। पोस्ट में सभी के ठीक होने की बात लिखी। मैसेज में मृतक की पुरानी तस्वीरों का इस्तेमाल किया और पुरानी तस्वीरें ही शक की वजह बनी। पुलिस ने सुरेंद्र की निशानदेही पर उसके भाई समेत 6 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन पुलिस के इस पर्दाफाश के बाद अचानक इस इलाके की सियासत गरमाने लगी है। तो 47 दिन एक आदिवासी 5 लोगों के गुमशुदगी के बाद क्यों लगे और उस व्यक्ति के साथ झूठ क्यों हुई, ये सवाल मध्य प्रदेश के लिए, संविधान के लिए, न्याय के लिए जरूरी है कि नहीं है। मध्य प्रदेश का शांति का टापू है, शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर शवों को जमीन में दफनाने के इस मामले के सामने आने के बाद आदिवासी इलाके में सियासत तेज हो गई। पुलिस को एक नया काम उस समय बढ़ा जब ये आरोप लगा कि प्रमुख आरोपी को बचाने में सियासी पर्दे का इस्तेमाल हुआ। जाहिर है पुलिस का काम बढ़ गया और अब पुलिस को इलाके के लोगों को भरोसा तो देना ही है, साथ ही सियासत की छाया से सच को भी बचाना है। मॉनसून सिर पर है, लेकिन दिल्ली में 45 डिग्री की गर्मी का सितम जारी है। देश के अधिकांश राज्यों में बारिश हो रही है, नदियां उफान पर है, पर दिल्ली में तो तेज धूप, चिलचिलाती धूप से कहीं कोई राहत ही मिल नहीं रही है और उस पर तेज हवाओं का सितम भी जारी है। कल सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। 29 जून को 43 डिग्री के लगभग तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 6 डिग्री तक ज्यादा है। ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी और धूप से दिल्ली वालों को कम से कम 1 हफ्ता और राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही और गर्म हवाओं, लू को लेकर 2 दिन का येलो अलर्ट भी दिया गया है। ऐसा लगता है जैसे दिल्ली के आसमान में इन दिनों सूरज आग उगल रहा है। भीषण गर्मी ने देश की राजधानी के लोगों को परेशान कर रखा है। घर से बाहर निकलते ही तेज गर्म हवाओं का सामना करना पड़ रहा है और बारिश के दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे। पारा है कि चढ़ता ही चला जा रहा है, जिससे लोग पसीने में तर होकर तपिश झेलने पर मजबूर हैं। हैरानी इस बात की है कि ऐसी भयंकर गर्मी तब पड़ रही है जब आमतौर पर दिल्ली में इस वक्त मॉनसून दस्तक दे चुका होता है, लेकिन इस बार मॉनसून की बेरुखी की वजह से गर्मी अपने चरम पर है। आज और कल आपका निश्चित तौर पर तापमान बढ़ा रहेगा और हीट वेव की कंडीशन आपके पास दिल्ली एनसीआर में और जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के तमाम इलाके हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बनी रहेगी। दावा किया गया कि इन दिनों चिलचिलाती गर्मी के बीच दिन में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज गर्म हवाएं चल रही हैं, जो लोगों की दिक्कतों को बढ़ा रही हैं। ऐसे में मौसम विभाग की लोगों को सलाह है कि बेहद जरूरी हो तब ही घर से बाहर निकले। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में मानसून आ गया है, लेकिन मानसून के लिए फिलहाल दिल्ली दूर है। जुलाई शुरू होने को है, लेकिन कहीं से भी बारिश के कोई आसार नजर नहीं आते और ऊपर से गर्म हवाओं का सितम दिल्ली पर लगातार जारी है। आमतौर पर 15 जून तक ही दिल्ली में गर्म हवाएं या लू चलती है, पर इस बार मार्च से ये लू चलना शुरू हुई। थोड़ी राहत के बाद एक बार फिर गर्म हवाओं, तेज हवाओं का सितम दिल्ली पे जारी हो गया और मौसम विभाग का साफ कहना है कि अभी इस गर्मी और इस गर्म हवा से राहत मिलती नहीं दिख रही है। बेसब्री से मॉनसून की राह देख रहे दिल्ली वालों को लू और बढ़ती गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में इस कदर गर्मी पड़ रही है कि मंगलवार को 43 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो इस साल का सबसे गर्म दिन बताया गया।
यही नहीं, इससे पहले साल 2012 में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था। वहीं 11 जून 2019 को दिल्ली का अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस रहा था। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में धूल भरी आंधी और तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे तापमान थोड़ा नीचे आ सकता है, लेकिन फिर भी इसके 40 डिग्री से नीचे आने की उम्मीद कम ही है। दिल्ली में जून के आखिरी दिन 43 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि ये पारा 40 डिग्री से ऊपर ही रहेगा। इस भयानक गर्मी के लिए मौसम विभाग ने मानसून की देरी को जिम्मेदार बताया है। हालांकि मौसम विभाग ने कुछ दिनों पहले कहा था कि मानसून अपने तय समय से पहले यानी कि 15 जून को आ जाएगा, लेकिन दिल्ली में अधिकांश समय 27 जून तक मानसून आ जाता है और 8 जुलाई तक पूरे देश भर में मानसून छा जाता है। लेकिन इस बार मानसून का इंतजार लंबा हो गया है, इसी वजह से भयानक गर्मी भी पड़ रही है। ऐसे में गर्मी से बचने के उपाय अपनाकर अपने आप को हाइड्रेट रखकर ही इस गर्मी से बचा जा सकता है। ग्लोबल वार्मिंग अब दुनिया के कई हिस्सों पर कहर बनकर बरप रहा है। अमेरिका और कनाडा के कई हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में हैं। कनाडा में तो गर्मी के कारण अब तक 69 लोगों की मौत भी हो चुकी है। 5 राज्यों को अलर्ट पर रखा गया है। अपनी कड़ाके की सर्दी और बर्फबारी के लिए मशहूर कनाडा में अब 84 साल का रिकॉर्ड टूट गया है और लोग गर्मी और गर्म हवाओं से परेशान हैं। कनाडा के मौसम विभाग के मुताबिक ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में लगातार तीसरे दिन बढ़ते पारे के साथ अब तक का सबसे ज्यादा तापमान 49.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बताया गया कि इससे पहले सबसे ज्यादा तापमान 1937 में वैंकूवर में 45 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। यही नहीं, गर्मी यहाँ जानलेवा हो चुकी है। ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के वैंकूवर में 69 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर में अब तक ऐसी गर्मी कभी नहीं पड़ी। इससे कई लोग मारे जा रहे हैं। गर्मी के बिगड़ते हालात को देखते हुए कनाडा के मौसम विभाग ने ब्रिटिश कोलंबिया, एल्बर्टा, सास्केचुआन, मैनिटोबा, यूकान और कुछ उत्तर पश्चिमी इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है। इन इलाके के लोगों को इस हफ्ते के आखिर तक गर्मी से सावधान रहते हुए घरों में रहने के लिए कहा गया है। कनाडा में लोग सूरज की तपिश से परेशान हैं। आलम यह है कि स्कूल बंद हैं, सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और आउटडोर वैक्सीनेशन कैंप भी बंद रखे गए हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत वहाँ के लोगों को इसलिए आ रही है क्योंकि उन्हें ठंडे वातावरण में रहने की आदत है और यही कारण है कि प्रशासन के लिए भी ये टेढ़ी खीर बन गई है। कनाडा के अलावा उत्तरी पश्चिमी अमेरिका में लू चल रही है। उत्तर पश्चिम अमेरिका के पोर्टलैंड, इडाहो, ओरेगन और पूर्वी वॉशिंगटन जैसे राज्य भी परेशानियों से जूझ रहे हैं। गर्मी और लू की वजह से अमेरिका में भी दिन का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया जा रहा है। यही वजह है कि यूएस नेशनल वेदर सर्विस ने भी इसी तरह की चेतावनी जारी की है और लोगों को ठंडी जगहों पर रहने, घर से बाहर निकलने से बचने, खूब पानी पीने और आसपास के लोगों का भी ध्यान रखने की सलाह दी गई है। जलवायु परिवर्तन के कारण कनाडा और अमेरिका में ये रिकॉर्ड तोड़ तापमान देखने को मिल रहा है। सन 2019 में दुनिया में सबसे ज्यादा गर्मी रिकॉर्ड की गई थी। अब ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के कई कदम उठाए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए भी खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके साल दर साल ग्लोबल वार्मिंग का कहर बढ़ता ही जा रहा है। इसे लेकर जल्दी ही ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में हालात बद से बदतर हो जाएंगे। क्या कोरोना वैक्सीन के कॉकटेल से शरीर में वायरस के खिलाफ ज्यादा एंटीबॉडीज बनती हैं? ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च दुनिया के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर लेकर आई है, जिसमें दावा किया गया है कि कोरोना से बचने के लिए अगर 2 वैक्सीन को मिला दिया जाए तो इसका असर ज्यादा होगा, क्योंकि ऐसे कॉम्बिनेशन से शरीर में एंटीबॉडीज ज्यादा बनती हैं। ये प्रयोग कोरोना के खिलाफ एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है। कोरोना से जंग में जीत हासिल करने के लिए जब से वैक्सीन बनी है, तब से इसे ज्यादा असरदार बनाने पर भी काम लगातार चल रहा है। कई शोध किए जा रहे हैं और कौन सी वैक्सीन कितनी कारगर है, इसके लिए वैक्सीन बनाने वालों के अपने अपने दावे हैं। लेकिन ऑक्सफोर्ड की नई रिसर्च ने जो नतीजे पेश किए हैं वो लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि वैक्सीन की कमी से जूझ रहे देशों के लिए भी फायदेमंद है। ऑक्सफोर्ड की रिसर्च में दावा किया गया कि वैक्सीन के मिक्स एंड मैच से शरीर में एक ही वैक्सीन के 2 डोज के मुकाबले ज्यादा एंटीबॉडीज बनती हैं। यही नहीं, एस्ट्राजेनेका और फाइजर वैक्सीन की मिक्सिंग कोरोना से लड़ने में ज्यादा कारगर है।
ऑक्सफोर्ड ने अपनी रिसर्च को कॉमकॉफ परीक्षण का नाम दिया है, जिसमें कहा गया कि एस्ट्राजेनेका और फाइजर की मिक्सिंग से शरीर में ज्यादा इम्यूनिटी बनती है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ज्यादा एंटीबॉडी बनाता है। दावा किया गया कि जिन लोगों ने पहले एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ली और 4 हफ्तों बाद वही वैक्सीन न लगवाकर फाइजर की डोज ली, उनमें 9 गुना ज्यादा इम्यूनिटी पाई गई। भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड के नाम से दी जा रही है। ऐसे में इस रिसर्च का भविष्य में भारत को फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस रिसर्च में एस्ट्राजेनेका और फाइजर को लगाने की बारी में बदलाव करके भी देखा गया, जिसमें पाया गया कि जिन लोगों ने फाइजर की वैक्सीन पहले ली और दूसरी डोज में एस्ट्राजेनेका ली, उन लोगों में सिर्फ एस्ट्राजेनेका के दोनों डोज लेने वालों की तुलना में एंटीबॉडी 5 गुना बढ़ गई थी। यानी वैक्सीन के कॉम्बिनेशन में भी पहले एस्ट्राजेनेका और बाद में फाइजर की डोज लेने वालों में ज्यादा एंटीबॉडी मिली। ऑक्सफोर्ड का दावा है कि एस्ट्राजेनेका और फाइजर के टीकों के मिक्स एंड मैच कॉम्बिनेशन का ट्रायल करने के बाद उन्हें पता चला कि इस तरह की कोशिश कोरोना से लड़ने में ज्यादा कारगर होगी। बताया गया कि इस नतीजे पर पहुंचने के लिए शुरुआत में 600 लोगों पर इसका ट्रायल किया गया। उन लोगों को 2 वैक्सीन को मिलाकर बनाई गई वैक्सीन लगाई गई, जिसने बेहतरीन नतीजे दिए। ऑक्सफोर्ड ने अपनी रिसर्च में ये भी बताया कि ये वैक्सीन एक साथ कैसे ली जा सकती है। रिसर्च के मुताबिक दोनों खुराक के बीच 4 हफ्ते का अंतर होना जरूरी है। 16 जनवरी को भारत में जब वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई थी, तब साफ तौर पर ये निर्देश जारी किए गए थे कि किसी भी शख्स को एक ही तरह की वैक्सीन के 2 डोज लगेंगे, यानी 2 अलग अलग कंपनियों की वैक्सीन लगवाना सही नहीं होगा। लेकिन वैक्सीन के कॉकटेल और अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च इस बात की ओर इशारा कर रही है कि 2 कोरोना टीकों को मिलाकर लगाने के सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। इस पर आखिरी फैसला वैज्ञानिकों को लेना है, इसलिए वैक्सीन के कॉकटेल को खरा उतरने के लिए अभी कई कसौटियों को पार करना होगा।